सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्ले एक क्विज, है ना, करीब 10-12 क्वेश्चन की क्विज है। सबसे पहले तो उसे करेंगे 10 मिनट के अंदर। देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन द पावर स्क्रू बाय द बकलिंग क्राइटेरिया एंड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, है ना। सो दिस स्क्रू विल बी फिनिश्ड इन दिस क्लास एंड क्विज वी विल आल्सो डू इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल डू द रिवीजन on the shaft and other components, couplings, etc. Okay, so get ready for the quiz. I am sharing the quiz file. This is shareable, है? Yes, sir. Okay, okay. चलिए पहले इसी को कर लेते हैं, है ना। This is data book basically. So in this data book, there is a chapter of power screw. So in this chapter, I want to show you some tables. So these are the form of the threads. ये सब हमने थ्योरी में पढ़ लिया है कि स्क्वायर थ्रेड्स का शेप ऐसा होता है ना, उसकी डेजिग्नेशन ऐसी होती है। ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स को टीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर थ्रेड्स को एसक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसमें स्क्वायर की शेप आती है, इसमें ट्रेपेजोइडल की शेप आती है। तो these all things we have discussed in the theory part. It is also given in data book of the exam. So dimensions of the square threads, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। Now table 6.3. So basic dimensions of the square threads fine series, है ना। यदि numerical power screw पे fine series के बारे में हो, है ना, some information in the question that you have to use the fine series, then you have to refer this table. So nominal diameter small d is here, है ना, 10 millimeter diameter, and minor diameter is 8. So this is DC, and this 2 millimeter is the pitch. Yeah, so from this table you are knowing the major diameter, minor diameter, and the pitch. Yeah, you can refer this table for the fine series. So one is fine series in which pitch is small. The next series is given in table 6.4. If nothing is mentioned in the question, then you have to refer the normal series. So this is the basic dimension for the square threads normal series. So again, same things, major diameter, minor diameter, and pitch, but the series is normal. And after that, there is one more series, that is coarse series, in which the value of the pitch is more. So major diameter, minor diameter, and pitch. ठीक है। तो कल की क्लास में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमारे डीसी की वैल्यू कितनी आई थी? तुषार गुप्ता है क्या? संदीप, कल हमारी डीसी की वैल्यू कुछ आइडिया है? मान लीजिए कि हमारी डीसी की वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग आई थी। यस सर। तो 27.37 और फिर उससे हमने मेजर डायमीटर कितना आ गया था? 22.04। नहीं ज्यादा आया होगा। 27 से 27.37 डिवाइडेड बाय 0.8 करेंगे आप, तो 34.21 आया था। ठीक है, 34.21। तो अब 34.21 के लिए देखिए हम नॉर्मल सीरीज में कैसे चेक करेंगे। हम नॉर्मल सीरीज में जाएंगे, दिस इज द टेबल फॉर द नॉर्मल सीरीज, और हमें 34 mm तक पहुंचना है। 32 के बाद सीधे सीधे 36 है, सीधे सीधे क्या टेबल में 36.21 आया। तो हमें कौन सा डायमेंशन लेना चाहिए? 34 आई थी, वो केवल कंप्रेसिव क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए आई थी। ठीक है, लेकिन स्क्रू पर कंप्रेशन के अलावा, कंप्रेसिव स्ट्रेस के अलावा शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 36 ना लेकर आई विल ट्राई फ्रॉम 40। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपका आंसर 34 आया था, 34 के बाद आपको 36 मिलता है। 36 में केवल कंप्रेशन क्राइटेरिया कंपनसेट हो रहा है, टॉर्जनल क्राइटेरिया कंपनसेट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम इंक्रीजिंग माय डायमेंशन बाय 1 स्टेप मोर। सो आई एम ट्राइंग फ्रॉम 40 मिलीमीटर। ठीक है, सो फाइनल आंसर फॉर माय स्क्रू साइज इज 40 मिलीमीटर। सो मेजर साइज इज 40 and the pitch is 7 and the minor diameter is 33। ठीक है, तो इस टेबल का हम इस तरह से यूज करते हैं। और जब डी फाइनल हो जाएगा उसके बाद तो फिर स्क्रू के अंदर हमको स्ट्रेस चेक करना है, तो फॉर्मूले हैं, उनमें इन वैल्यूज को पुट करना है और आगे सॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाटा बुक। देयर आर 3 सीरीज गिवन, you have to refer normal series if nothing is mentioned in question. So I am just stop sharing this file.
नाउ आई एम सेइंग अगेन, आई एम ट्राइंग टू शेयर द क्विज फाइल। अभी देखते हैं ये शेयर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द टेपर ऑन ए रेक्टेंगुलर संक की, है ना, 4 ऑप्शन है आपके सामने। टेपर की में दिया जाता है जिससे वो टाइट फिट हो जाए, है ना। तो की जो है कीवे स्लॉट में फिट होती है, रेक्टेंगुलर की होती है, स्क्वायर की होती है, संक की होती है, सैडल कीज होती है। तो संक की, इट मींस द स्लॉट इज इन कीवे, इन द शाफ्ट आल्सो एंड इन द हब आल्सो। तो टेपर की वैल्यू क्या होती है Sir, one of बताइए। C. सी, नो, द आंसर इज डी ना। आंसर देखिएगा किसका आंसर आपके सामने आ रहा है। आंसर इज डी, 1 in 100। ध्यान रखिएगा, टेपर जो दिया जाता है वो 1 in 100 दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो की हाइट है वो उसका जो रेशियो है वो 1/100 होगा। ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ओल्डहैम कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स। ठीक है, रिजिड कपलिंग होती है, फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है। रिजिड कपलिंग टॉलरेंस, सी होगा सर, which have lateral misalignment. which have lateral misalignment। Yes, sir. बिल्कुल सही। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। आंसर इज सी, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज 3, while designing a screw in screw jack against buckling failure, the end conditions for the screw are taken as, बताइए। तो अभी बकलिंग कंडीशंस पे हम लोग आज भी न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो कल मैंने वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि स्क्रू को हम जब कॉलम की तरह ट्रीट करते हैं तो कॉलम के अंदर क्या होती है, कॉलम कब फिल होते हैं, जब बकलिंग होती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि एक कॉलम तो ये होता है कि जिसमें दोनों एंड फिक्स होते हैं। तो मान लीजिए हमारा स्क्रू है वो नीचे भी फिक्स है, ऊपर भी फिक्स है। एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि नीचे फिक्स है लेकिन ऊपर वो हिंज है ना। एक केस ये हो सकता है कि वो दोनों जगह फिक्स हो गया, एक जगह फिक्स एक जगह हिंज, और एक हो सकता है दोनों जगह हिंज, एट बोथ द प्लेसेस इट इज हिंज। और थर्ड केस, फोर्थ केस होता है एक जगह फिक्स और एक जगह फ्री। ये 4 केस होते हैं। फ्री और एक जगह फिक्स और एक जगह फ्री। हाँ, यस, ये मैंने शायद क्लास में बताया भी था। तो जनरली हम इस कंडीशन को अज्यूम करते हैं स्क्रू के केस में, लेकिन यदि क्वेश्चन में कंडीशन दी हो कि वो स्क्रू बहुत जगह फिक्स है, क्योंकि एप्लीकेशन के बेस पे कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं, है ना। कभी कंक्रीट मिक्सर के लिए स्क्रू यूज होगा, कभी प्रिंटिंग प्रेस में यूज होगा। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी स्क्रू की एंड कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं। तो वो देख के तय करनी पड़ती है कि एंड कंडीशन कैसी है। तो जनरली हम जो कंसीडर करते हैं वो एक जगह फिक्स एक जगह फ्री, लेकिन यदि क्वेश्चन में कोई दी हो तो फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एन होता है, एन फिक्सिटी कोफिशिएंट। तो जो बोथ साइड हिंज वाला होता है इसमें n इक्वल टू 1 होता है। जो बोथ साइड फिक्स है उसमें n इक्वल टू 4, बोथ साइड हिंज n इक्वल टू 1, एक जगह फिक्स एक जगह हिंज n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 0.5। ये याद रखिएगा, क्योंकि बकलिंग क्राइटेरिया में हम स्क्रू को एज ए कॉलम ट्रीट करते हैं, और कॉलम के लिए 2 साइंटिस्ट के फॉर्मूले यूज होते हैं, एक यूलर्स फॉर्मूला, एक जॉनसन फॉर्मूला। एक होता है यूलर्स और एक होता है जॉनसन। यूलर्स फॉर्मूला जो है लॉन्ग कॉलम के लिए यूज होता है, और जॉनसन फॉर्मूला जो है वो शॉर्ट कॉलम के लिए यूज होता है। ठीक है, और कॉलम के केस में एक रेशियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम LYK कहते हैं, यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो। दिस रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रेशियो ही डिसाइड करता है कि हमारा कॉलम लॉन्ग है या हमारा कॉलम शॉर्ट है। तो इन बातों को अभी हम न्यूमेरिकल्स में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई कॉलम लॉन्ग कैटेगरी में है या शॉर्ट कैटेगरी में। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए, 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, यानी कि डी आंसर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज डी, सही है। अब अगला क्वेश्चन बताइए, मैं जरा इंक क्लियर कर देता हूं फॉर द रीडेबिलिटी। Yes. The next question is, the load cup of screw jack is made separate from the head of the spindle. तो इसका रीजन क्या है। देखो स्क्रू घूमेगा, ठीक है, और हमने मान लिया स्क्रू को ही कप और कॉलर से फिक्स कर दिया है, तो स्क्रू के साथ साथ हमारा जो लोड लिफ्ट हो रहा है वो भी रोटेट होने लग जाएगा साथ में। ठीक है, तो हम कभी नहीं चाहते कि हमारा लोड भी लिफ्ट हो, लोड भी रोटेट करे। लोड लिफ्ट तो हो लेकिन वो लिफ्ट होने के साथ साथ रोटेट ना करे।
ठीक है, तो इस वजह से उसको स्पिंडल से अलग बनाया जाता है, सेपरेट एंटिटी होती है वो। सो कप ऑफ द स्क्रू इज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पिंडल बिकॉज, कौन सा आंसर आना चाहिए? C, D. prevent the rotation of Yeah. load being lifted. यस यस, सी में क्या लिखा है? रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क, नहीं, प्रिवेंट द तो D रोटेशन ऑफ द लोड, डी आना चाहिए, D आएगा टू सर। प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ द लोड बीइंग लिफ्टेड। ठीक है, यस सर। देखिएगा इसका आंसर देखते हैं, इसका क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं, डी। यस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ए स्प्रिंग यूज्ड टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, कॉनिकल स्प्रिंग, टॉर्जन स्प्रिंग, बताइए कौन सा आएगा? ए स्प्रिंग यूज्ड टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन, देखो स्प्रिंग इलास्टिक एलिमेंट होता है, तो कौन सा आएगा इसमें बताओ? क्लोजली कॉइल्ड आएगा, ओपन कॉइल्ड आएगा, कॉनिकल आएगा, टॉर्जन आएगा? Yes, complete. हाँ, कौन सा? ओपन सर, ओपन कॉइल। कौन सा आएगा ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में कौन सा? सर बी, सर बी। बी, ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए, कोई भी स्प्रिंग ऐसी नहीं है जो शॉक्स और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब ना करती हो, हर स्प्रिंग एब्जॉर्ब करती है, चाहे लीफ स्प्रिंग हो, चाहे हेलिकल स्प्रिंग हो, चाहे क्लोजली कॉइल्ड हो, स्प्रिंग का काम ही शॉक्स और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करना होता है। तो कौन सा आंसर आना चाहिए? All of the above. ऑल ऑफ द अबव, है ना? A, B, C, D. हाँ, यस, तो देखिए इसका आंसर क्या है, ऑल। तो एक तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके लिए, यस सर। इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो दिमाग में ये भी रखिए कि एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं फिलहाल, क्योंकि मैं बता के नहीं चल रहा हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है और कौन सा मल्टीपल चॉइस है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंग इज यूज्ड इन ए मैकेनिकल रिस्ट वॉच? बताइए, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, टॉर्जन स्प्रिंग, बेली व्हील? टॉर्जन सर। टॉर्जन, राइट। So the answer is C. Good. C. Question 7. The function of the key is. पढ़िए और बताइए कौन सा आंसर आएगा? All. All. बिल्कुल सही है. So the answer is all. Very good. Question 8. Splines are used if the power to be transmitted is high, torque to be high, speed is high, there is a relative motion between shaft and hub. स्प्लाइंस तीन तरह के पढ़ाए हुए आपको बताए थे मैंने, एक सरेशंस होते हैं, ठीक है, एक इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के होते हैं, ठीक है, तीन तरह के स्प्लाइंस बताए थे। और स्प्लाइंस का फंक्शन क्या था? वही फंक्शन था, जब शाफ्ट और हब के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तब हम स्प्लाइंस की का यूज करते हैं। ये एक तरह की की है, स्प्लाइंस आर द कीज। तो कौन सा आंसर आना चाहिए? डी। डी आंसर होना चाहिए इसका। हाँ, डी शुड बी द आंसर। देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द हब जब हम स्प्लाइन की को यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्प्लाइंस आर कॉमनली यूज्ड इन मशीन टूल गियर बॉक्स, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स, हॉस्ट एंड क्रेन गियर बॉक्स, बाइसिकल। एनी आइडिया? B. So bicycle. जी, यस। ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स, Bicycle. ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स ही सही होना चाहिए इसमें, So Yes, दो. sir. है ना? ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स देखते हैं। यस, आंसर इज बी। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना आपको, राइट साइड में देखिए, आंसर इज बी, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स। अब अगला बताइए, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 20 मीटर। बताइए शाफ्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए स्टैंडर्ड? सर ये चार, multi choice है। सही चारों हो सकते हैं सर। चारों हो सकती है। चारों हो सकती हैं? नहीं, चारों कैसे हो सकती हैं? चारों नहीं हो सकती हैं। मल्टी चॉइस है ना सर ये? देखो, शाफ्ट की जो लेंथ होती है ना, देखो, तो शाफ्ट की जो लेंथ होती है, देखो, जब 7 मीटर से ज्यादा लेंथ हो जाती है शाफ्ट की, तो 5, 6, 7 है ना, 7 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जब शाफ्ट पे लोड आएगा ऊपर से तो उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ना। मैं जरा डायग्राम करके बताता हूँ आपको। तो ये भी जैसे कि मान लीजिए 7 मीटर का शाफ्ट है, तो इसमें जब लोड आएगा ऊपर से तो इसका डिफ्लेक्शन ये होगा। लेकिन 20 मीटर का शाफ्ट है तो उसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है, तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से 20 मीटर का शाफ्ट तो फेल हो जाएगा अंडर द वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो शाफ्ट
के लिए जो लेंथ है वो 5, 6, 7 ही मानी गई है। मतलब 7 मीटर इज द मैक्सिमम लेंथ। उससे बड़ा शाफ्ट हम जनरली नहीं बनाते हैं, और बनाते हैं तो फिर हम बीच में सपोर्ट देते हैं। यानी कि मान लीजिए 20 मीटर का शाफ्ट है, तो यदि हमने एक सपोर्ट यहाँ पे दी हुई है, दूसरी सपोर्ट यहाँ पे दी हुई है, और ये लेंथ है तो 20 मीटर है, तो इसको हमें बीच में 7-7 मीटर के टुकड़े काट सकते हैं आप। तो यहाँ मतलब पॉइंट मार्क कर सकते हैं P1 एंड P2, तो 2 सपोर्ट आप यहाँ पे और बढ़ा दीजिए। तो कुल मिला के 20 मीटर के शाफ्ट को कितनी सपोर्ट यूज में ले रही हैं? 4 सपोर्ट हैं। तो 4 सपोर्ट होने से फिर ये परफेक्टली वर्क करेगा, फिर इसका डिफ्लेक्शन अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ABC 5 मीटर इज ओके, 6 मीटर इज ओके, 7 मीटर इज आल्सो ओके, है ना? सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस, ABC is the answer for this question. It is a multiple choice question. The design of the shafts made of ductile materials is question 11. शाफ्ट की डिजाइन को कौन सी थ्योरी से डिजाइन करोगे? शाफ्ट को सर रैंकाइन Maximum कौन सी थ्योरी से डिजाइन करोगे? रैंकाइन थ्योरी से maximum is वो थी रैंकाइन से shear कैसे कर लो? डक्टाइल Guest. मटेरियल रैंकाइन से नहीं करते हैं। नहीं ब्रिटल की करते हैं रैंकाइन से तो सर। हाँ, Brittle की गेस्ट हो सकता है। रैंकाइन से तो हम ब्रिटल मटेरियल को करते हैं ना। हाँ सर ब्रिटल को करते हैं। सॉरी मतलब सर। कॉमन क्राइटेरिया। हाँ, रैंकाइन से ब्रिटल को करते हैं। गेस्ट थ्योरी जो है उसका नाम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी भी है। yes गेस्ट थ्योरी को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं, और रैंकाइन थ्योरी को मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं। यस ठीक सर। है, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? A ध्यान से देखिए, ए भी आना चाहिए, और साथ में डी नहीं आ सकता क्या? देखो डी Yes, क्या है? sir. वॉन माइसेस थ्योरी डक्टाइल दो ऑप्शन हो रहे हैं सर। just option वाली होगी हाँ, तो वॉन माइसेस थ्योरी तो डक्टाइल मटेरियल के लिए और भी अच्छे रिजल्ट देती है। परफेक्ट है, गेस्ट थ्योरी से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। तो इस ऑप्शन का आंसर होना चाहिए क्या? ए एंड डी, है ना? तो देखिए इसका आंसर चेक करते हैं। ए एंड डी। ए और बी दिख रहा है सर ऑप्शन में, बस सी डी नहीं दिख रही। अच्छा, डी दिख नहीं रहे, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। सर आ रहे हैं सर। आ रहे हैं सर। आ रहे हैं, हाँ। Yes, हो सकता है zoom कर लिए हो तुम लैपटॉप में जूम कहाँ से करूँ? हाँ, हो सकता है कोई बार वैसे दिख रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कंसेंट्रिक स्प्रिंग्स आर यूज्ड to achieve greater load carrying capacity with given space to achieve fail-safe system to eliminate surge। बताओ क्या ऑप्शन आना चाहिए? आप लोग सर्ज जानते हैं? सर्ज क्या है? क्या आपने नाम सुना है कभी सर्ज का? जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे फोर्सेस आते हैं, तो फोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और एक ये स्प्रिंग का जो वायर है इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी वायर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। और रेजोनेंस इज वेरी डेंजरस। तो इसमें एम्पलीट्यूड जो है इनफाइनाइट हो जाता है थ्योरेटिकली। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी शुड मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस केस को या इस सिचुएशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रिक स्प्रिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। व्हाट इज आंसर? ए बी सी, तीनों ही आंसर हैं, है ना? सर्जिंग के लिए भी फेल सेफ सिस्टम तो है ही है, एंड अचीव ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी विद गिवन स्पेस। सो इट इज आल्सो ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए फ्लैंज कपलिंग इज रिजिड कपलिंग। फ्लेक्सिबल। रिजिड। फ्लैंज कपलिंग रिजिड होती है कि नहीं होती है? बताओ। rigid होती है हाँ rigid फ्लेक्सिबल कपलिंग, शॉक एब्जॉर्बिंग कपलिंग, नन ऑफ द अबव। रिजिड कपलिंग होती है सर ये। A बस A हाँ, फ्लैंज कपलिंग रिजिड भी हो सकती है, फ्लैंज कपलिंग फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। सही। भाई फ्लैंज कपलिंग के कितने टाइप्स पढ़े थे आपने? एक तो रिजिड फ्लैंज कपलिंग और एक बुश कपलिंग। बुश Yes, sir. कपलिंग को फ्लेक्सिबल कपलिंग भी बोलते हैं। यस सर। तो आंसर ए भी हो सकता है, आंसर बी भी हो सकता है, मल्टी चॉइस AB। है? और तीसरा क्या है? शॉक एब्जॉर्बिंग कपलिंग एंड नन ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर क्या है। द आंसर इज ए बी सी। ठीक है, इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये एक मैंने आइडिया दिया है, अभी और भी क्विज करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। इट इज जस्ट आइडिया। एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कुछ इस तरह सोचकर भी करनी है। ठीक है, चलिए इस फाइल को मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूं। आई एम स्टॉप शेयरिंग एंड आई एम नाउ शेयरिंग ए न्यू पीपीटी फॉर द न्यूमेरिकल ऑन द पावर स्क्रू बाय बकलिंग क्राइटेरिया। ठीक, हमने कल किया था। ठीक है,
कल करने के बाद हमें इसमें हमारा स्टेप क्या था, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की स्टेप बताइए। चलिए, तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि स्क्रू पर केवल कंप्रेशन ही आ रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। ये स्टेप 1 बात कर रहा हूं कि कैसे डिजाइन करेंगे, है ना। तो स्टेप 1 स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया मतलब हमारा स्क्रू स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है या कंप्रेसिव स्ट्रेस की जो मैक्सिमम परमिसिबल कैपेसिटी है, उसमें स्ट्रेस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो एज पर दिस क्राइटेरिया वी यूज द फॉर्मूला सिग्मा सी इक्वल टू W/4 DC स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करते हैं, DC निकाल लेते हैं, DC से हम D निकाल लेते हैं, ठीक है। और D निकालने के बाद हम कहां चले जाते हैं, डाटा बुक में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा DC आया था 27.37, फिर ये आ गया था 34 पॉइंट समथिंग। फिर हम डाटा बुक में जब गए तो डाटा बुक में हमने देखा कि 34 वहां अवेलेबल नहीं है, वहां पे 36 अवेलेबल है। 36 से अगली साइज 40 मिलीमीटर अवेलेबल है। तो हमने 36 को तो ये मान लिया कि 36 में तो केवल कंप्रेसिव क्राइटेरिया कंपनसेट होगा, लेकिन हमें दोनों क्राइटेरिया कंपनसेट करने हैं, कंप्रेशन भी और शेयर भी। तो हमने एक इस साइज को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और हम डाटा बुक में अगली साइज पे पहुंच गए। तो हमारे लिए फाइनल आंसर हो गया DC का 40, ठीक है। फाइनल आंसर मतलब अभी फाइनल है एज ए ट्रायल, लेकिन मान लीजिए हमने जब स्ट्रेस चेक करेंगे और वो स्ट्रेस है तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा आ गए, तो फिर हम और अगली साइज पे चले जाएंगे। सो दिस इज ए इटरेटिव प्रोसीजर, ठीक है। तो ज्यादा मतलब चांसेस हैं कि 40 पे पास हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन के हिसाब से 34 आया है, फिर हमने 36 लिया है, 36 को भी छोड़ दिया है और हम अगले स्टेप पे चले गए। तो देयर आर चांसेस 99.9% चांसेस इस वैल्यू पर हमारे स्ट्रेसेस विद इन लिमिट्स आ जाएंगे। तो चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो अब हमारा ये हमारा कितना फाइनल हो चुका है, D, ये D है नॉमिनल डायमीटर। तो D तो 40 मिलीमीटर है और पिच कितनी है 7, ठीक है। और जब D मालूम है, P मालूम है, तो DC कितना हो जाएगा बताओ, 40 - 7 यानी कि 33, ठीक है। तो DC की वैल्यू हो गई हमारी 33, राइट। अब जब हमें ये वैल्यूज मिल जाती हैं तो फिर तो काम बहुत आसान हो जाता है, हम हेलिक्स एंगल निकाल सकते हैं। हेलिक्स एंगल क्या होता है, L/πdm। L मतलब पिच, सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड है, क्वेश्चन में गिवन है, तो L की वैल्यू पिच के बराबर होगी, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई पाई इंटू DM। यहां से हम मीन डायमीटर भी निकाल सकते हैं। मीन डायमीटर क्या होता है, 40 माइनस 0.5 इंटू 7, D माइनस 0.5P। दिस इज द फॉर्मूला। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 माइनस करेंगे तो 36.5 मिलीमीटर आ जाएगा। देन वी कैन यूज 36.5। तो यहां से हमको कुल मिला के अल्फा निकल जाएगा। अल्फा की जरूरत कहां पे पड़ती है, टॉर्क निकालने में पड़ती है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, P इंटू DM, W इंटू DM/2 tan phi प्लस अल्फा। टॉर्क निकालने में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी जरूरत पड़ती है और हेलिक्स एंगल की भी जरूरत पड़ती है। तो हेलिक्स एंगल के लिए हमेशा आप इस फॉर्मूले का यूज करें। इस फॉर्मूले का यूज ये वैल्यूज मिलने के बाद करें। तो नाउ अल्फा इज अवेलेबल। फाई बहुत आसान है, tan इनवर्स म्यू होता है ना। म्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.15, तो यहां से फाई कैलकुलेट हो जाएगा। अल्फा पता है, फाई पता है, तो कुल मिला के आपको टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क क्या होता है, W DM/2 tan phi प्लस अल्फा। अब देखिएगा आप लॉजिक, फाई पता है, अल्फा पता है, DM भी पता है 36.5, W भी पता है कि लोड कितना है 50,000 न्यूटन, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। जैसे ही टॉर्क मिल जाएगा तो हमको परमिसिबल टॉर्क मिल जाएगा, तो शियर स्ट्रेस इन द स्क्रू 16 MT/πd³ होता है, और यहाँ DC मतलब कोर डायमीटर लिया जाएगा। तो जब वी आर हैविंग MT एंड वी आर हैविंग DC आल्सो, DC की वैल्यू कितनी है 33 mm, ठीक है। पिच 7 है, DC 33 है, D 40 है, DM 36.5 है। ये सब स्क्रू के पैरामीटर हैं, D, DC, DM एंड P। तो यहां पर DC भी पता है, MT भी पता है, तो इसका मतलब आपको टाउ पता है। क्लियर, स्क्रू के अंदर कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है, स्क्रू अब स्क्रू के अंदर कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, वो फॉर्मूला क्या है, π/4 DC स्क्वायर, ठीक है। W 50,000 है, DC 33 है, तो इसका मतलब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस भी पता है, ठीक है।
आपको शियर स्ट्रेस भी पता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी पता है, तो आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी फाइंड कर सकते हो अंडर रूट सिग्मा c/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा सी पता है, टाउ पता है, तो टाउ मैक्सिमम पता है। जब टाउ मैक्सिमम निकल जाएगा और यदि ये टाउ मैक्सिमम टाउ परमिसिबल से कम है, इसका मतलब हमारी डिजाइन क्या है, सेफ है। ठीक है, और यदि सेफ आ गया, इसका मतलब अब ये जो 40 मिलीमीटर ये जो डायमेंशन है, अब ये डायमेंशन फाइनल हो गई है। पहले ये एज ए ट्रायल की तरह ट्रीट होती है। ठीक है, और ट्रायल के बाद यदि हमें सेफ डिजाइन मिलती है, इसका मतलब ये डायमेंशन फाइनल है। और यदि हमें यहाँ पे अनसेफ मिलेगा, देन इन दैट केस वी विल गो फॉर द नेक्स्ट हायर स्टेप। 40 मिलीमीटर की जगह डाटा बुक में जो भी वैल्यू होगी उस पर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर। अब इतना काम करने के बाद हमने स्क्रू में स्ट्रेस चेक कर लिया। ठीक है, स्क्रू में स्ट्रेस चेक करने के बाद दो चेक और होते हैं। देखिए, ये आपका स्क्रू है, स्क्रू पे नट लगा हुआ है। ठीक है, स्क्रू के थ्रेड और नट के थ्रेड आपस में कांटेक्ट में हैं। तो नट के थ्रेड्स में एक स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उसको कहते हैं टाउ नट, और स्क्रू के थ्रेड्स में एक स्ट्रेस डेवलप होता है, उसे कहते हैं टाउ एस, है ना। शियर स्ट्रेस इन स्क्रू, शियर स्ट्रेस इन नट। इन दोनों के फॉर्मूले क्या हैं? स्क्रू का फॉर्मूला है पाई डीसी टी इंटू जेड। अब कैसे करोगे? देखो, डब्ल्यू कितना है 50,000, डीसी कितना है 33, टी मतलब थ्रेड की थिकनेस। तो थ्रेड की थिकनेस कितनी होती है? 0.5 पी, है ना। ये कैसे होती है? देखो, अपनी ये स्क्वायर थ्रेड ऐसा होता है, तो ये वैल्यू क्या है? ये थ्रेड की थिकनेस ही तो है। तो ये थ्रेड की थिकनेस क्या होती है? p/2 यानी कि 0.5 पी। तो थ्रेड की थिकनेस आप निकाल लेते हैं 0.5 पी से, तो टी भी पता है। अब जेड क्या होता है? नंबर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, तो जेड नंबर ऑफ थ्रेड्स होता है। तो जेड निकालने के लिए हमेशा बियरिंग प्रेशर वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो बियरिंग प्रेशर वाला फॉर्मूला क्या है? W × 4 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब देखो, बियरिंग प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा है 17 मेगापास्कल, तो एस भी पता है, W 50,000 है। ठीक है, पाई तो 3.14 है ही है, डी की वैल्यू 40 मिलीमीटर है, डीसी की वैल्यू 33 है, और इसमें जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर्मूले में। तो यहां से जेड कैलकुलेट हो जाता है, मतलब कितने थ्रेड्स रिक्वायर्ड है ना, नट के अंदर कितने थ्रेड होने चाहिए, कॉन्टेक्ट कितने थ्रेडों में हो, तो वो हमें यहाँ जेड मिल जाता है। तो जेड जैसे ही मिलता है तो जेड भी अवेलेबल हो जाता है, तो टाउ एस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। और यदि वो टाउ एस की वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से कम है, इसका मतलब शियर स्ट्रेस विद इन लिमिट है, हमारी डिजाइन सेफ है। सिमिलरली नट के लिए फॉर्मूला होता है W बाई पाई, डीसी की जगह केवल डी होता है, पाई dt जेड। W 50,000 है, D 40 मिलीमीटर है, T 0.5 पी से आ जाएगा, है ना। P की वैल्यू मान लो 7 मिलीमीटर है, तो 0.5 × 7 यानी कि 3.5 mm थ्रेड थिकनेस हो जाएगी। जेड हमारा यहां से निकल चुका है बियरिंग वाले फॉर्मूले से, तो हम टाउ नट भी निकाल सकते हैं। और यदि ये वैल्यू नट की परमिसिबल वैल्यू से कम है, इसका मतलब हमारा नट की डिजाइन से है ना। दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। फिनिश्ड। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के यही स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में समराइज करता हूं। सबसे पहले कंप्रेशन का फॉर्मूला लगाइए, डीसी निकालिए, डीसी से नॉमिनल डायमीटर निकालिए, उससे डाटा बुक में चले जाइए, डाटा बुक में एक स्टेप छोड़ के अगली वैल्यू ले लीजिए, उस वैल्यू से शियर स्ट्रेस निकाल लीजिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल लीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लीजिए। यदि वो मैक्सिमम स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू से कम है, इसका मतलब स्क्रू की डिजाइन सेफ है। ठीक है, फिर जो है बियरिंग प्रेशर वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ थ्रेड्स निकाल लीजिए, थ्रेड थिकनेस निकाल लीजिए, और स्क्रू के थ्रेड्स में स्ट्रेस और नट के थ्रेड्स में स्ट्रेस को चेक कर लीजिए। यदि वो वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से कम है, इसका मतलब स्क्रू के सारे पार्ट सेफ हैं, स्क्रू भी सेफ है, स्क्रू का वो पोर्शन जो नट के कांटेक्ट में है वो भी सेफ है, और नट खुद अपने आप में सेफ है। जब ये तीनों चीजें सेफ हैं, इसका मतलब हमारी होल डिजाइन इज सेफ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द बकलिंग क्राइटेरिया। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द बकलिंग क्राइटेरिया। कैलकुलेटर जरा लेके बैठिएगा, है ना। इस सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू एज शोन इन फिगर, है ना, तो फिगर में दिखा देते हैं, स्क्रू दिया हुआ है। ठीक है, इस स्क्रू में कुछ पुली अरेंजमेंट है ना, नट है, ये स्क्रू है ना, कंपैक्शन चैम्बर है ना, तो कंक्रीट वगैरह का कुछ वर्क हो रहा होगा इससे। तो ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है। कुल मिलाकर के हमें तो स्क्रू और नट पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, मैकेनिज्म जो भी हो, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन
राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि स्क्रू ऊपर से भी फिक्स है और स्क्रू नीचे से भी फिक्स है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा स्क्रू ऐसे कॉलम की तरह ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो दोनों जगह से फिक्स है, और जब वो दोनों जगह से फिक्स है तो हमारी एंड कंडीशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अभी मैंने बताया था कि एंड कंडीशन 4 होती है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम गिवन एंड दिस इज द क्वेश्चन। तो सिंगल थ्रेड को एज शोन इन फिगर यूज्ड इन ए मैकेनिकल कॉम्पैक्टर ऑफ कॉम्पैक्टिंग शीट मेटल स्क्रैप, ठीक है। शीट मेटल स्क्रैप का वर्क हो रहा है इनटू सिलिंड्रिकल स्लग्स, द स्लग्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू रिसाइकल यूनिट, ठीक है। द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्क्रू इन द कॉम्पैक्टिंग चैम्बर इज 80, दिस पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट। तो W की वैल्यू कितनी है, 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन, है ना। क्वेश्चन को पढ़ के आप पैरामीटर्स की वैल्यू नोट किया करिए। When the screw is fully extended, the unsupported length of the screw is 1500 मिलीमीटर, ठीक है। तो स्क्रू की जो लेंथ है दैट इज 1500 मिलीमीटर, ठीक है। अब L का यूज कहां पर होता है, L का यूज बहुत सारी जगहों पे होगा, है ना। स्क्रू कॉलम की तरह ट्रीट कर रहा है तो कॉलम में एक रेशियो इंपॉर्टेंट होता है L/K, जिसे हम कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। तो इस स्लेंडरनेस रेशियो में भी L का यूज होता है। सो दिस L इज गिवन 1500 मिलीमीटर, ठीक है। जब स्क्रू कॉलम की तरह ट्रीट करता है तो यदि वो लॉन्ग कॉलम होता है तो यूलर्स फॉर्मूला यूज होता है, और यदि वो शॉर्ट कॉलम होता है तो जॉनसन फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो मैं दोनों फॉर्मूले जरा लिख दे रहा हूं। क्रिटिकल लोड अकॉर्डिंग टू यूलर फॉर्मूला, है ना, कॉलम कितना लोड बियर कर सकता है, दैट इज द क्रिटिकल लोड। सो दैट क्रिटिकल लोड इज गिवन बाय पाई स्क्वायर EA डिवाइडेड बाय L/K होल स्क्वायर, दिस इज द यूलर्स फॉर्मूला, है ना। और ये लॉन्ग कॉलम के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा। एक और फॉर्मूला है PCR इक्वल टू SYT इंटू A, SYT इंटू A, SYT मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ, that is 1 minus SYT divided by 4n pi square E L/K whole square, L/K वही स्लेंडरनेस रेशियो है। तो अब इसमें देखिए SYT यील्ड स्ट्रेंथ है, एक कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो कॉलम जनरली स्क्रू जो है वो डायमीटर यानी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, तो एरिया की वैल्यू आपके केस में हो जाती है π/4 DC², ठीक है, स्क्रू का क्रॉस सेक्शन। SYT है वही यील्ड स्ट्रेंथ है, n जो है वो आपका एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट है। तो अब पर्टिकुलर केस में n इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर केस में। यदि n की वैल्यू 4 वैल्यू है, अभी आपको मैंने दिखाई थी क्विज के टाइम पे भी, तो जैसे भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम n यूज करेंगे, ठीक है। अब E जो है वो हमारा यंग्स मॉडुलस है। तो यदि हमारा स्क्रू स्टील का बना हुआ है तो E की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, अदरवाइज स्टील के लिए आप ये अज्यूम कर सकते हैं 2,07,000 Nm/mm², ठीक है, स्टील के लिए। अब L आपकी लेंथ ऑफ द कॉलम है, K जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। अब K को कैसे निकाल सकते हैं, तो K के लिए फॉर्मूला होता है I इक्वल टू AK²। अब I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, A क्रॉस सेक्शन, K जो है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां से K इक्वल टू √I/A हो जाता है, K इक्वल टू क्या हो जाता है, √I/A। तो अब आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, K इक्वल टू √I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर्कुलर कॉलम के लिए, π/64 D4, तो DC4 हो जाएगा, कोर डायमीटर से वर्किंग होगी सारी। तो π/64 DC4 डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना रहता है π/4 DC², ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 16, DC² से ये 2 हो गया, तो कुल मिला के आपको मिल गया DC² डिवाइड बाय 16 यानी कि DC/4। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो DC/4 होती है, इसको भी नोट कर लीजिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्रू के केस में यदि हमारा सर्कुलर स्क्रू है तो उसकी वैल्यू DC/4 होती है, ठीक है। तो K की जगह हम DC/4 यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, करेक्ट। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिए, फिर मैं अभी इंक क्लियर करके इसको फिर से शुरू करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। मुझे सुन पा रहे हैं आप सब लोग? संदीप मेरी आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है सर। चलिए यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर, आगे हाँ, बताइए। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ। देखिए मैं जगह सा इंक क्लियर कर दिया, मैंने आपको कई सारी बातें बता दी हैं। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, जॉनसन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, वाइवा में भी पूछे जाते हैं अक्सर ये। तो अब इसमें देखिए हम कहाँ पे पहुंच गए थे कि हमारे को एक तो लोड पता है, W की वैल्यू 80 है,
द स्क्रू कैन बी अज्यूम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये देखो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्क्रू कैन बी अज्यूम्ड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स मतलब n इक्वल टू 4 हो गया हमारे केस में। द नट इज मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। नट का मटेरियल ब्रॉन्ज है, ग्रेड 1, और SUT की वैल्यू 190 है। तो नट के लिए बात कर लेते हैं। नट के लिए SUT 190 है, ठीक है। तो नट में शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा बताइए, 190 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है क्या यहाँ पे, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। फिक्स टू ए पुली ऑफ ए बी वेल्ड इज यूज्ड। बॉल बियरिंग है, इसका मतलब कॉलर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा ना, जीरो कंसीडर हो जाएगा ना, कॉलर फ्रिक्शन फिनिश हो गया है ना। तो टॉर्क जो होता है, टोटल टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क प्लस टॉर्क ड्यू टू कॉलर फ्रिक्शन। तो कॉलर फ्रिक्शन वाला टॉर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि बॉल बियरिंग यूज हो रही है। इसका मतलब केवल एम्प्टी बचेगा, और एम्प्टी के लिए फॉर्मूला होता है W इंटू DM/2 tan phi प्लस अल्फा। ठीक है, ये सब हमें कंसेप्ट पता है। तो कैन बी नेग्लेक्टेड। द स्क्रू इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 30C8। स्क्रू के बारे में भी मटेरियल दिया हुआ है 30C8, मतलब स्टील है ये, ठीक है। और इसका यंग्स मॉडुलस भी आपको दे रखा है 2,07,000, है ना, 2,07,000, 2,10,000, जो भी आप अज्यूम करना चाहें। एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में 30C8 और इसकी SYT कितनी दे रखी है, 400। सो SYT इज 400। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा नट स्क्रू के लिए, 400 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू 2। तो 400/8 जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा, आई थिंक इट इज 50 मेगापास्कल। 50 मेगापास्कल। तो स्क्रू में अब ये जो स्ट्रेस हमारा आएगा डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 50 से कम होना चाहिए, देन द डिजाइन इज सेफ। अब नट के लिए निकाल लो, 190 हमारा SUT है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम कंसीडर कर लो, जो स्क्रू के लिए है वही नट के लिए। तो 190 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, 23.75 मेगापास्कल। तो नट के थ्रेड्स में जो परमिसिबल वैल्यू कितनी है, तो हमारा ये जो भी हम शियर स्ट्रेस आएगा वो इससे कम होगा, इसका मतलब नट सेफ है। अरे यार 2 दिन। ठीक है। नाउ द परमिसिबल बियरिंग प्रेशर बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज 18। बियरिंग प्रेशर यानी कि SB, जिसका के फॉर्मूला W/π इंटू 4 D² माइनस DC² होता है ना। तो इसमें SB की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 18। ठीक है, तो देखो SB 18 गिवन है, W 80,000 गिवन है, D और DC हमको डाटा बुक से मिल जाएंगे जब हम स्क्रू को डिजाइन कर लेंगे, और यहाँ पे Z का मल्टीप्लाई भी होता है, तो यहाँ से हम Z कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी कि कितने थ्रेड्स होंगे नट में, है ना। नंबर ऑफ थ्रेड्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं SB वाले से। अब आता है द स्क्रू इज प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द थ्रेड सरफेस बिटवीन स्टील स्क्रू एंड ब्रॉन्ज नट कैन बी टेकन एज 0.07। तो म्यू की वैल्यू 0.07 है, तो फाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। तो tan इनवर्स 0.7, जरा कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, tan इनवर्स 0.7, 4 डिग्री आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 4 डिग्री। 4 डिग्री, वेरी गुड। तो फ्रिक्शन एंगल 4 डिग्री हो गया। फ्रिक्शन एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी टॉर्क निकालने में। देखो ये फाई हमें पता लग गया, अल्फा भी जरूरत पड़ेगा। अल्फा कैसे निकलता है, L/π/DM से, लेकिन अभी DM पता नहीं है, पहले तो हमें स्क्रू को डिजाइन करना पड़ेगा। डाटा बुक्स में पहुंच करके जब वैल्यू फाइनल हो जाएंगी तब हम इन सारे फॉर्मूलों को यूज कर पाएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। पहला पॉइंट क्या है, डिटरमिन द साइज ऑफ द स्क्रू। तो साइज ऑफ द स्क्रू से मतलब यही है कि उसका नॉमिनल डायमीटर क्या है, उसका कोर डायमीटर क्या है, उसकी पिच क्या है। जब आप इतनी 3 चीजें बता देंगे, या इसका मीन डायमीटर क्या है, जब इन चारों चीजों को आप बता देंगे, इसका मतलब आपकी स्क्रू की डिजाइन हो चुकी है, साइज ऑफ द स्क्रू आपको पता है। ठीक है, फ्रॉम द बकलिंग कंसिडरेशन। ठीक है, स्क्रू का जो डिजाइन करना है स्क्रू को, वो बकलिंग क्राइटेरिया से डिजाइन करना है। ठीक है, और बकलिंग क्राइटेरिया में 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, एक यूलर्स फॉर्मूला और एक जॉनसन फॉर्मूला, एक लॉन्ग कॉलम के लिए, एक शॉर्ट कॉलम के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम कैसे डिसाइड करते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी बात करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ पहले इनको। तो देखिए, एक तरफ हम
एक ग्राफ से समझाते हैं कि एक तरफ यदि हमने सिलेंडरनेस रेशियो ले रखा है L/K और एक तरफ हमने ले रखी है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है। तो इस L/K के अकॉर्डिंग स्ट्रेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्मूले से देखा जाता है कि ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये तो यूलर का फॉर्मूला है। यूलर के फॉर्मूले से यदि हम प्लॉट करें L/K के अकॉर्डिंग, है ना, देखो यूलर का फॉर्मूला क्या था, PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर EA डिवाइडेड बाई L/K होल स्क्वायर। ये था यूलर फॉर्मूला। अब A को आप ले आइए लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया, PCR डिवाइडेड बाई A इक्वल टू पाई स्क्वायर E डिवाइडेड बाई L/K होल स्क्वायर। अब देखो PCR क्रिपलिंग लोड है, लोड अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, तो इसे हम कहेंगे सिग्मा CR, क्रिपलिंग स्ट्रेस, ठीक है। क्रिपलिंग स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड एंड एरिया। तो सिग्मा CR की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर E डिवाइडेड बाई L/K होल स्क्वायर। अब देखो पाई कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, L/K स्लेंडरनेस रेशियो है, तो ये तो हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, ये हमने कहा ले लिया है एक्स एक्सिस पर। और सिग्मा CR क्या है, क्रिपलिंग स्ट्रेस, तो इधर हम जो है क्रिपलिंग स्ट्रेस ले रहे हैं, सिग्मा CR ले रहे हैं। तो L/K और सिग्मा CR के बीच में ग्राफ खींचा जा सकता है मैटलैब की हेल्प लेकर, बड़े आराम से खींच लेंगे आप लोग। तो ये ग्राफ आप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो आपको जो शेप मिलेगी वो कुछ ऐसे पैराबोला टाइप में कुछ इस तरह की शेप मिलेगी आपको यूलर्स फॉर्मूले से, ठीक है। जब आप जॉनसन फॉर्मूले को यूज करेंगे, अब देखो जॉनसन का भी लिख लेते हैं। जॉनसन फॉर्मूला क्या था, जॉनसन फॉर्मूला इज क्रिपलिंग लोड इज गिवन बाय S/T into A 1 minus S/T divided by 4n pi square E L/K whole square. This is the Johnson formula. अब इसमें देखो इस एरिया को आप डिवाइड कर दो इधर, तो ये क्या हो गया, PCR by A इक्वल टू S/T 1 minus S/T डिवाइडेड बाई 4n pi square E L/K whole square, करेक्ट। अब देखो PCR by A को क्या बोलेंगे, क्रिपलिंग स्ट्रेस, ठीक है। S/T तो फिक्स होती है, यदि स्क्रू का मटेरियल फिक्स है इसका मतलब S/T फिक्स है, तो S/T इज कांस्टेंट, S/T इज कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस अगेन कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, n मींस n की वैल्यू 4 है हमारे केस में, तो n भी कांस्टेंट है ना भाई। किसी कॉलम की कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं, कोई कॉलम स्क्रू की कंडीशंस क्या है, या तो n की वैल्यू 4 होगी या 2 होगी या 1 होगी या 0.5 होगी, 4 में से कोई एक वैल्यू होगी। सो n इज आल्सो कांस्टेंट। अब बचा क्या, L/K, तो L/K को हमने x एक्सिस पे ले लिया और क्रिपलिंग लोड को हमने y एक्सिस पे ले लिया और फिर से इसका ग्राफ खींच दिया, मैटलैब में प्लॉट कर सकते हैं। तो वो ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये दिस इज ग्राफ नंबर 1 obtained from the Euler and this is the second graph obtained from the Johnson। तो ये दोनों ग्राफ किसी एक पॉइंट पर टच करते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप खींच के देखिएगा, ये दोनों ग्राफ किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इस टचिंग पॉइंट से डिसाइड होता है कि हमारा कॉलम लॉन्ग है या हमारा कॉलम शॉर्ट है। तो देखो इस पॉइंट से यदि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं हॉरिजॉन्टली, तो ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू देखा गया है S/T/2 के बराबर आती है, ठीक है। ये उसी पॉइंट पर टच करते हैं दोनों ग्राफ जहां पे क्रिपलिंग स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेंथ की हाफ के बराबर होती है, ठीक है। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो L/K होता है, इस पॉइंट पे जो भी L/K की वैल्यू होती है, तो इस L/K से नीचे वाला जो L/K से जो कम वैल्यू होंगी वो ट्रीट होता है शॉर्ट कॉलम, और इस L/K से जो ज्यादा वैल्यू होती है वो ट्रीट होता है लॉन्ग कॉलम, ठीक है। ये आपने कॉलम आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा पहले, तो हो सकता है ये सारी बातें आपने वहां पढ़ी हो, इतनी डीप में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, मैं नहीं जानता, but this is important. So this touching point decides that the column is long or column is short. तो अभी हम इस क्वेश्चन में पहले ये निकालेंगे कि हमारा कॉलम लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट चेक करने के लिए क्रिपलिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी ली जाती है, S/T/2 ली जाती है, ठीक है। ये ध्यान है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि बाउंड्री लाइन फॉर द लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम इज crippling load is S/T/2, crippling stress is S/T/2, so sigma CR is S/T/2
t/2 इट इज ए बॉर्डर केस। बॉर्डर केस मींस ये वो पॉइंट है कि यदि लेफ्ट को चले गए तो शॉर्ट कॉलम और राइट को चले गए तो लॉन्ग कॉलम, और इसी पॉइंट पे इट इज ए बॉर्डर पॉइंट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। इतना क्लियर है? टाइम हो चुका है। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आज, है ना? 4 से 5 उसमें इस न्यूमेरिकल को पूरा फाइनल कर देंगे, ठीक है। और कल की क्लास में तो कुछ सिलेबस बचेगा नहीं, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर के साथ रेडी रहिएगा। 15-20 मिनट में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा इससे, है ना। हर पॉइंट पे इसमें नॉलेज है, ठीक है। L/K स्लेंडरनेस रेशियो। तो चलिए, अभी कोई डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए, मैं स्टॉप शेयर कर दूं।